हाँ जी बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर जो किया था, हमारा लास्ट लेक्चर ये था जो आपके सामने बोर्ड पे पड़ा हुआ है, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज जो है लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा हमारा, राइट। इसी को ठीक कर देते हैं, लेक्चर नंबर 3 हो गया। आज जो हम पढ़ रहे हैं बहुत मॉडल में पढ़ रहे हैं। आज हम लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के गए थे ना, तो आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है बच्चों, देखो ये आपके सामने जो लिखा है, ये आपको रिवीजन के लिए मैंने छोड़ दिया कि आपको एक बार याद हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि एक एटम को हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एलिमेंट ये होगा, ये एटॉमिक नंबर होगा, ये एटॉमिक मास होगा। हालांकि एनसीईआरटी में इसका सिंबल Z लिखा है, तो अब इसको Z लिख लो। Z किसका सिंबल हो गया? एटॉमिक मास का। A किसका सिंबल हो गया? एटॉमिक नंबर का। और ये हमने लास्ट क्लास में करे थे, आपको एक क्वेश्चन भी दिए थे और आप में से कई बच्चों ने मुझे होमवर्क में भेज भी दिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। तो इस टॉपिक में कोई डाउट है? ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। वीडियो पॉज करो, आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात क्लियर हो गई कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन, और इसका सिंबल क्या लिखेंगे हम? ए इसका सिंबल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। एक प्रोटॉन कितने होते हैं ये इसको एटॉमिक नंबर से शो करते हैं, प्रोटॉन से उसको शो करते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में किसकी? एटम के मास की। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक। इसको एक और नाम देते हैं, मास नंबर भी कह सकते हो आप। आपकी एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा मास नंबर, आप मास नंबर कह दो, एक ही बात। एटॉमिक मास, मास नंबर कोई फर्क नहीं होता। देखो एक बात आप सीख चुके हो, न्यूक्लियस, हालांकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा बना लो, इतना बड़ा होता नहीं है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके आसपास क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। यानी कि एक एटम में 3 चीजें हो गई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे? चैडविक। शिवांगी, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए थे? गोल्डस्टीन ने। अब आपको इनका नाम भी याद है किस किसने किसको डिस्कवर किया। तो ये सब एटम हमने, सब एटॉमिक पार्टिकल हमने देखे। इलेक्ट्रॉन का जो मास था, हमने इसको क्या मान लिया था? और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का मास कहा भी था, अगर याद करना चाहते हो तो 9.11 10⁻³ kg, अगर याद करने का मन है तो। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास कितना बताया था? 1.672 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का होगा 1.674 × 10⁻27 kg। लगभग दोनों का मास सेम होता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं दोनों का मास इसके मुकाबले 2000 गुना ज्यादा है। तो एक एटम के मास की जब बात करेंगे तो हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। इसके मास को हमने क्या कर दिया? नेग्लिजिबल मान लिया। तो जो भी प्रोटॉन प्लस जो भी न्यूट्रॉन होंगे, ये दोनों मिलकर एक एटम का क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मास। इसीलिए इन दोनों के सम को हमने क्या कह दिया? एटॉमिक मास, या जिसको हम क्या कह सकते हैं? मास नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो मास नंबर का सिंबल हो गया जी Z। Z क्या हो गया जी? क्या हो जाएगा इसमें? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है जी। आओ इसका कुछ क्वेश्चन कराए दो लोग आपका। देखो एनसीईआरटी ने उल्टा कर रखा है, कोई बात नहीं। अब इसको एनसीईआरटी के हिसाब से चलो, इसको ए कर लो। इन्होंने एटॉमिक मास का सिंबल ए दिखा रखा है, यानी कि अगर ये एक एलिमेंट है तो एटॉमिक मास को इसने ए दिखा रखा है और एटॉमिक नंबर को इसने क्या दिखा रखा है? Z। यानी कि इसको Z कर लो, कोई बात नहीं। 9th क्लास के एनसीईआरटी के हिसाब से चलो आप। तो Z किसका सिंबल हो गया? सिंबल फॉर एटॉमिक। और A किसका सिंबल हो गया? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या सम ऑफ, ऐसे बोल लो। इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन
एटम। तो डेफिनेशन खुद लिख लोगे इसकी, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात और बताई थी कि अगर ये सिंबल है तो इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऊपर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, A माइनस Z कर दूंगा, दिस माइनस दिस कर दूंगा, तो दिस माइनस दिस करूंगा तो ये और ये कट जाएंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ। तो अगर आपको सिर्फ ये दिखता है तो आपको क्या दिख गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिख गए। ये दिखता है तो क्या दिख गए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिख गए। दिस माइनस दिस करते हैं तो क्या दिखता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट क्लास में यही छोटी सी एक्टिविटी दी थी, आपको करके आने के लिए कर लिया आप लोगों ने, हम इसको व्हाट्सएप भी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं किया आज तक, आज शाम तक कर देना, ठीक है बच्चों। जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो भी मुझको घर से बैठ के इस छोटे से होमवर्क को जो लास्ट क्लास में दिया था एंड में वो दे सकता है, उसको भेज सकता है। तो ये बात तो समझ में आती है हमारे को, एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, एटॉमिक मास समझ में आ गया। देखो एक बात मैंने आपसे पिछले चैप्टर में ही कर ली थी, वैलेंसी की, याद है करी थी। इट इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किस लिए, वो क्यों कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्यों उसकी भूख है, ताकि वो अपना क्या पूरा करना चाहता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, पर सारे एटम ऑक्टेट पूरा नहीं करना चाहते हैं, कुछ एटम अपना ड्यूप्लेट भी पूरा करना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को 8 की चाहत नहीं है, हाइड्रोजन कहता है मेरे पास एक है, एक और आ जाए, वो 2 की चाहत रख के बैठता है। लिथियम, उसके पास 3 होते हैं, वो कहता है मेरे पास 2 हो जाएं, तो उसकी भी चाहत 2 की है। बेरिलियम की भी चाहत 2 की है। बाकी ज्यादातर एटम की चाहत कितनी होती है, क्या पूरा कर ले हम, आउटर मोस्ट शेल में 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टेट, 2 को क्या कहते हैं, ड्यूप्लेट। सो इट इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इट इज डन इन ऑर्डर टू achieve stable configuration, that is to complete क्या, to complete duplet। ड्यूप्लेट किसके लिए होता है, हाइड्रोजन के लिए, लिथियम के लिए, और टू कंप्लीट क्या, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं, पर इसके लिए उसको जतन करने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे। और इस एफर्ट में, जैसे आप अपने जीवन में पढ़ाई में सफल होना चाहते हो और सफल होने के लिए आप एफर्ट कर रहे हो, उस एफर्ट में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कुछ बच्चे फिरजी जा रहे हैं, कुछ बच्चे रहने जा रहे हैं, कुछ बच्चे गुरुकुल जा रहे हैं। तो ये एफर्ट ही तो कर रहे हो ना, जीवन में क्या करने के लिए, पढ़ाई में क्या करने के लिए, सफल या स्टेबल होने के लिए। ठीक ऐसे एटम को भी एफर्ट करने हैं कि भैया मुझको क्या पूरे कर दूं मैं, अपना ड्यूप्लेट, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। यहाँ ज्यादातर एटम क्या पूरा करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको एफर्ट करने पड़ेंगे। क्या सभी के एफर्ट सेम होंगे, सभी के एफर्ट सेम नहीं होंगे, क्योंकि सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट में। किसी के पास आउटर मोस्ट में 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। तो सबके एफर्ट क्या सेम होने वाले हैं, नहीं। तो इस दौरान एटम 3 बातें कर सकता है। वो कहेगा यहां तो मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूं ताकि मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, यहां मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए, यहां वो कहता है मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन ना दे सकता हूं ना ले सकता हूं, तो कहता है मैं इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूं। तो वो अपना ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 3 बातें कर सकता है, यानी कि इट कैन बी अचीव्ड by either losing, gaining electron, or by sharing of। यानी कि इसलिए उसको 3 काम करने पड़ सकते हैं, या उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ सकते हैं, या उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ सकते हैं, या उसको इलेक्ट्रॉन शेयर की जरूरत पड़ सकती है। समझ में आ गई बात जी। और शायद मैंने आपने लास्ट क्लास में वैलेंसी का पूरा टेबल भी किया था, याद है? एक बार दोबारा से रिवाइज हो जाए, ये पूरा याद है वो।
आओ एक बार दोबारा से आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ वो टेबल क्या था वैलेंसी का। पॉज करो। ये कौन सा एटम है? हाइड्रोजन। ये कौन सा है? हीलियम। ये कौन सा है? लिथियम। ये क्या नंबर होता है? मास। बोरोन 5। याद है मैंने ऐसे कहा था ज्यादातर इवन वालों का मास डबल है और ज्यादातर ओड वालों का मास डबल से एक ज्यादा है, पर कुछ एक ओड ऐसे हैं जिनका मास एग्जैक्ट डबल है। कुछ एक नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया, याद है बच्चे को, शाबाश, वेरी गुड। आओ कार्बन 6 मास एग्जैक्ट डबल, नाइट्रोजन मास एग्जैक्ट डबल। ये ऐसा ओड है जिसका मास डबल है, पर ये ऐसा ओड है मास डबल से एक ज्यादा, ये ऐसा ओड है मास डबल से एक ज्यादा। समझ आ रही बात? आओ नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? मास एग्जैक्ट। मैं स्टेबल आइसोटोप लिख रहा हूं, हालांकि 16, 17, 18 भी होते हैं इसके। अच्छा, और कौन सा होता है जी? ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन 9 मास डबल से, फ्लोरीन के बाद नियन मास डबल। सोडियम ओड है मास डबल से ज्यादा। मैग्नीशियम मास एग्जैक्ट डबल, मास डबल से, बोलो बोलो, एक ज्यादा, ओड आ गया ना। अच्छा, सिलिकॉन 14। अच्छा, फोस्फोरस 15 होता है मास डबल से, शाबाश। सल्फर मास डबल। सल्फर के बाद क्लोरीन 35.5। इसमें 35 और 37 होते हैं, आज बता दूंगा कि 35 और 37 से 35.5 कैसे निकलता है आज हाँ, अभी एवरेज कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया। क्लोरीन के बाद कौन आता है? बोलो। आर्गन। ये बड़ा कमाल का है जी, 40। याद है आप लोगों को? पिछला लेक्चर याद है पिछले चैप्टर का, तो ये खुशी की बात है मेरे लिए, आप लोग जवाब दे रहे हो। आर्गन आ गया। आर्गन के बाद क्या आएगा? पोटेशियम 19, 39 और लास्ट में कौन बैठा है? ये कैल्शियम। देखो वीडियो में आ रहा है, आ रहा है। तो कैल्शियम 20 मास 40। ठीक है, इधर आ जाओ। इलेक्ट्रॉन कितने, सॉरी प्रोटॉन कितने? जल्दी बताओ, प्रोटॉन कितने? 1। इलेक्ट्रॉन कितने? 1। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं अगर एटम न्यूट्रल है तो। अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन कितने? 0। मैंने आपको बताया था, इस बच्चे ने बड़ा शानदार सवाल पूछा था लास्ट क्लास में कि सर हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन बिना न्यूट्रॉन के होता है। एक ही तो प्रोटॉन है, वो एक प्रोटॉन अपने आप की क्या रिपल्शन। तो क्लास में अकेला बैठा है तो किसी से बात करेगा क्या? नहीं। तो इसके साथ बैठा है तो बात करेगा। तो तुम्हारी बात को खत्म करने के लिए मुझे एक मॉनिटर बिठाना पड़ेगा, वो मॉनिटर न्यूट्रॉन हो गया। पर तू अकेला बैठा है तो देखो किसी की जरूरत है? खा बैठ के, अब अकेला बैठ के गच्चा कितनी खानी है? तो अकेले तो बात कर सकता है या गच्चा खा सकता है? अभी भी दिमाग की तरह वही है खाने में तो पर 2 बच्चे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बच्चे, तो उस बात को खत्म करने के लिए बीच में क्या बिठाना पड़ेगा? न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत ही नहीं थी, अकेला काम कर गया वो। ठीक है ना बच्चे? तो पूछ सकते हैं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था आपने लास्ट क्लास में, वेरी गुड। अच्छा, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसकी K शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, L खाली, M खाली, N भी खाली। अच्छा, L भी खाली, M भी खाली, N भी खाली। इसकी वैलेंसी की बात करते हैं। ये एक है तो एक शेयर कर लेगा या एक लूज कर लेगा? तो ये शेयर भी करता है, लूज भी करता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भैया? आ जाओ। इस 2 का मतलब क्या? हाउ मेनी प्रोटॉन्स? अच्छा, 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4 - 2। न्यूट्रॉन कितने? K शेल भरी हुई है, डुप्लेट पूरा। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? तो अगर आपसे पूछे नेम द एलिमेंट विच इज हैविंग 0 वैलेंसी, आंसर हीलियम। हाँ, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। हीना, नीना, करीना का एक्सरे रंगीन। ऐसे याद कराया था, बहुत बढ़िया। आज 3 क्या है इसमें? प्रोटॉन। 3 क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन। दिस माइनस दिस, 4 क्या है इसमें? तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? पहली में तो 2 आते हैं, एल में कितने आ गए? एल में 1 आ गया। अब ये 1 छोड़ देगा, 1 छोड़ देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। अच्छा, इसकी कितनी हो जाएगी? 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, दिस माइनस दिस 4 न्यूट्रॉन। समझ आ गई बात? तो ये अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन को
कॉन्फ़िगरेशन इनका करना है इलेक्ट्रॉन का, ये बटेंगे ना, न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे ही है ना। तो बताओ क्या करूंगा, 4 को कैसे बांटूंगा, 2 और ये 2 छोड़ देगा। देखो 6 थोड़ा गेन करेगा, 6 थोड़ा गेन करेगा, तो 6 गेन करके तो ऑक्टेट पूरा करेगा, पर इसके पास आसान रास्ता दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अगर आपको 2 रास्ते दिखे, एक आसान और एक कठिन, तो आप आसान पे चलोगे नहीं चलोगे। तो क्या 2 छोड़ दूंगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 5, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, दिस माइनस दिस 6 न्यूट्रॉन। आ जाओ। तो इसको कैसे बांटोगे, 2 एंड, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई, आ जाओ। कार्बन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और दिस माइनस दिस 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, मैं स्टेबल आइसोटोप लिख रहा हूँ। इस कार्बन में 12 के अलावा 13 14 भी होते हैं, उसकी वेट कर लो। आज क्या करेंगे, 6 को बांटो 2 एंड, तो ये 4 लूज करना मुश्किल है, 4 गेन करना मुश्किल है, तो 4 शेयर कर लेता है। ये कहेगा 4 शेयर कर लो। कार्बन कहता है मेरे पास 4 चाहिए, दूसरा कार्बन कहता है मुझे भी 4 चाहिए, तीसरा कार्बन कहता है मुझे भी 4 चाहिए। कहता है आज हम 4 शेयर कर लेते हैं, ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे, मेरे इलेक्ट्रॉन पे तेरा भी हक, तेरे इलेक्ट्रॉन पे मेरा भी हक। शेयरिंग का मतलब ये होता नहीं होता, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले मैं गच्चक लाया, हम तीनों ने मिलकर खाई, तो शेयरिंग करी। और मैं अगर गच्चक लाया और मैंने सारी खुद खा ली, तो मैंने शेयरिंग करी नहीं करी, तो उसमें नाराज हो सकता है कि आपने मुझसे बिना मुझ के सारी खा ली। हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। आप जैसे 2 भाई बहन हो, एक पेन लेके आए, बहुत महंगा पेन लेके आए, तो भाई कहेगा आधा मैं लिखूंगा, आधे थोड़ा दिन में तू लिखियो। शेयरिंग से ले आए और घर आके घुसंडबाजी हो गई कि तू मेरे पेन को हाथ नहीं लगाएगी, तू मेरे पेन को हाथ नहीं लगाएगा, हो गया झगड़ा, फाड़ दी कॉपी। इंसान ऐसी हरकत कर लेता है, एटम ऐसी हरकत नहीं करता। जब उसने कह दिया शेयरिंग, शेयरिंग, जब उसने कह दिया ट्रांसफर, तो ट्रांसफर। हो सकता है जो बड़ा है छोटा भाई वो कह दे तू ले ले पेन, अब बताओ तू ले ले पेन, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर शेयरिंग ट्रांसफर। और दोनों में सहमति हो गई, आधा दिन तू चलाइयो आधा दिन मैं चलाऊंगा, क्या होगी ये शेयरिंग होगी। आप स्कूल में लंच करते होंगे, तू क्या लाया पास्ता, तू क्या लाया पिज़्ज़ा, चल 2 स्लाइस तू दे 2 स्लाइस मैं देता हूँ, हम शेयरिंग करके खाएंगे। पर ऐसे भी तो हो सकता है पिज़्ज़ा अपना पहले खा गया, पास्ता उसका झड़प के खा गया, ये शेयरिंग हुई क्या। कई एटम ऐसे भी करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन तो रखते हैं, दूसरे के भी झपट्टा मार के खा जाते हैं। पर एटम या तो शेयरिंग करेगा या तो ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर में 2 बातें कर सकता है, या लूजिंग कर सकता है या ट्रांसफर में 2 बातें होती है, लूज या शेयरिंग में भैया तेरे भी मेरे, मेरे भी तेरे, ये शेयरिंग होती है ना, तेरा पेन भी मेरा, मेरा पेन भी तेरा, ये शेयरिंग होती है ना। जो लाया वो मैं सारी खा गया, ये क्या होगी ट्रांसफर, मैं सारा अपनी पेट में ट्रांसफर करके शेयरिंग करी थी, बच्चा नाराज हो गया। आ जाओ क्या करेंगे इसमें, शेयरिंग करके कितना कर देगा ये, आ जाओ 7 क्या इलेक्ट्रॉन, 7 क्या प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, और दिस माइनस दिस 7 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, क्या हो जाएगा, इसको बांटो 2 एंड 5, ये 3 गेन कर सकता है। अच्छा ये इसकी कौन सी शेल है, के, ये इसकी कौन सी शेल है, एल, 3 गेन कर लेगा, तो वैलेंसी कितनी होगी भाई, ये बताओ 8 8 8, इसको बांटो 2 एंड 6, तो ये कितने गेन कर सकता है, 2, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, समझ आ रही बात। आ जाओ फ्लोरीन, ये क्या थे प्रोटॉन, फिर क्या थे फिर क्या थे न्यूट्रॉन, फिर क्या था के एल, फिर क्या थी, आओ देखते हैं जल्दी से जल्दी कर दें। प्रोटॉन कितने 9 10, 9 को बांटो 2 8 नहीं 2 7 2 7, तो 1 गेन कर लेगा, समझ में आ गई। ये क्या 10 10 10 2, इसका पेट भरा हुआ है, कहेगा ना मेरे पास कोई शेयरिंग के लिए आए, ना मेरे पास कोई ट्रांसफर के लिए आए, अगर मेरे को तंग किया ना छोड़ूंगा नहीं। और ऐसे एटम जो किसी से बात नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, नोबल, जैसे हीलियम, जैसे ये अभी नियन आ गई, ये क्या कहते हैं, हमें कोई तंग नहीं करेगा छेड़ेगा नहीं, हमारा पूरा पेट भरा हुआ है, हमारा ऑक्टेट पूरा है, कोई बात नहीं करेगा, कोई फालतू पंगेबाजी नहीं लेगा। इसलिए इनको नोबल के साथ साथ हम इनर्ट भी कहते हैं। इनर्ट समझते हैं,
जैसे आपने देखा होगा क्लास में कई बच्चे होते हैं बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, शांति कोने में बैठे हुए हैं। सुबह आया कोने में बैठा था, दोपहर होगी कोने में बैठा है, छुट्टी होगी घर निकल गया अपने आप। ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? इनर्ट स्टूडेंट, किसी से बात ना करने वाला, इनर्ट स्टूडेंट। ठीक है जी। तो ये इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है, नोबल। इनको ना रेयर गैसेस भी कहा गया था किसी जमाने में, कम पाई जाती हैं। और इस फैमिली को किंग फैमिली भी कहा गया था। किंग फैमिली भी जैसे राजा महाराजा होते थे ना पुराने जमाने में, हम किसी से बात नहीं करेंगे, प्रजा से दूर रहेंगे, तकलियात चले जाओ यहाँ से, हमारे दरबार में कोई नहीं आएगा, हम जनता से बात नहीं करते, होते थे ना राजा महाराजा पुराने जमाने में ऐसे। हालांकि सारे राजा ऐसे नहीं होते थे, पर कुछ राजा ऐसे होते थे अपने आप को कहते हैं हम किसी से बात नहीं करते, छोटे मोटे लोगों से, चलो भागो यहाँ से। तो ऐसी फैमिली को क्या कह दिया? इसको जीरो फैमिली भी कहा गया। लॉजिक समझ में आ गया जीरो फैमिली क्यों कहा गया? वैलेंसी जीरो है। तो ये गैसेस कौन कौन सी हैं? हीना, नीना और करीना। के आर है, के आर का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। रेडन क्या होती है? रेडियो एक्टिव होती है। शाबाश। आ जाओ, आज इसकी वैलेंसी कितनी होगी मेरे बच्चों? सोडियम 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 दिस माइनस दिस। कैसे करोगे? 2 8। तो इसकी KLM, एम शेल में कितना आ गया? ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज करके वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ऐसे Mg की वैलेंसी कितनी आएगी? एल्यूमिनियम की कितनी आएगी? सिलिकॉन 284, 4 लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा। शाबाश। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 3। फास्फोरस 15, 285, 285। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कर रहा हूँ, मैं समझ गए। 285 3 कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंसी? इसकी कभी कभी 5 भी होती है, 5 बताएंगे कैसे होती है, छोड़ो अभी, ये इसकी बात लिखी है। आ जाओ 286, तो 2 गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 है तो 2 गेन कर लेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन 286 अपने आप लिखना। 17 287 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। 2880। लो जी, आर्गन आ गया, नोबल आ गया। 288 कितनी हो गई? आ गया ना कौन? जीरो फैमिली का मेंबर, किंग फैमिली का मेंबर, नोबल गैस का मेंबर, इनर्ट गैस का मेंबर, रेयर गैस का मेंबर। ठीक है। आओ, पोटेशियम 19 होता है। 2 इसका मैं कर देता हूँ, 288 KLMN। इसकी N शेल भी आ गई। KLM के बाद इसकी कौन सी शेल आ गई? N शेल भी आ गई। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पोटेशियम बहुत जरूरी होता है, आपको मालूम है ना, हमारी बॉडी के लिए सोडियम आयन पोटेशियम बहुत जरूरी होते हैं। केले खाया करो, बोन्स की, मतलब पोटेशियम के कई रोल है। 11th-12th में आओगे साइंस लोगों तो आपको बताएंगे। बनाना खाया करो, फ्रूट्स खाया करो, ठीक है ना, ये पोटेशियम के रिचेस्ट सोर्स होते हैं। मूंगफली खाया करो, एलिमेंट्स, खैर हम अभी बात करेंगे इनकी। कैल्शियम 20 हो गया। 288 तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कैल्शियम खाया करो। कैल्शियम रिच फूड क्या होते हैं? दूध, एग, और बोलो। सर आपने कहा, हाँ, प्रोटीन। सर आपने कहा था कि बोर बरी मॉडल के अकॉर्डिंग लास्ट शेल में 18 आने चाहिए। 18 मैक्सिमम होते हैं, पर आते 80 हैं। 80 मैक्सिमम भर सकते हैं। मतलब मान ले कि मेरे घर में 2 फ्लोर हैं, 2 खाली पड़े हैं, भरे 2 ही हुए हैं, पर जब जरूरत पड़ेगी मुझको तो मैं 2 किराए पे भी दे दूंगा। तो ऐसे कैल्शियम की लास्ट शेल में कितने आ सकते हैं? सॉरी, क्या कहते हैं, सोडियम की लास्ट शेल में, मैग्नीशियम की लास्ट शेल में कितने आ सकते हैं? मैग्नीशियम में 3 शेल होती है ना, KLM। तो 2n स्क्वायर लगाओ, कितना आ गया? 18। तो यानी कि मैग्नीशियम की लास्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। पर हरकते 8 ही हैं। जरूरत पड़ेगी तो वो बिठा भी लेगा। कैसे बिठाएगा? इसके लिए आपको किसकी वेट करनी पड़ेगी? 11th-12th की वेट करनी पड़ेगी बच्चे। उसके लिए क्वांटम नंबर्स हम कराते हैं बच्चों को। आपको होगा तो मैं क्वांटम नंबर का लेक्चर आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। जो भी बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहा है वो मुझको व्हाट्सएप करे, मैं उसको क्वांटम नंबर का लेक्चर दे दूंगा। उससे उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे 3 शेल में 18 आ जाएंगे, कैसे 2 शेल होंगी तो 8 ही होंगे, कैसे 4 शेल होंगी तो 32 हो जाएंगे। ये सारा क्वांटम नंबर में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अभी 9th लेवल में इतनी जरूरत नहीं है बच्चों आपको। ठीक है मेरे बच्चे, फिलहाल ये क्लियर है? वैलेंसी वाला टॉपिक क्लियर है? आगे बढ़े। किसी टॉपिक की, किसी एलिमेंट की वैलेंसी आएगी, निकाल लोगे?
बोलो। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन आएगा निकाल लोगे, यस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएगा निकाल लोगे। सर। वीडियो पॉज करो। देखिए अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स देखो, हमने देखा हाइड्रोजन 1 1 भी मिलता है, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3 भी एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन 1 1 को हमने नाम दिया था प्रोटियम, PROTIUM। 1 2 को ड्यूटीरियम, 1 3 को ट्रिटिनियम। इसको P, इसको D, इसको T लिखते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रिटिनियम के सॉल्ट घड़ियों में इस्तेमाल होते हैं जो अंधेरे में चमकती हैं। तो कोई आपको कहे कि मेरे पास घड़ी है उसमें रेडियम है, वो झूठ बोलता है। रेडियम अगर मैं घड़ी में डाल दूंगा सबसे पहले खुद मरूंगा या फिर आसपास वालों को मार दूंगा, क्योंकि रेडियम से क्या हो जाता है, कैंसर। मैडम क्यूरी की डेथ भी कैसे हुई थी, कैंसर पे, क्योंकि मैडम क्यूरी ने रेडियम पे काम किया था, रेडियम पोलोनियम पे काम किया था। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम ऐसे अपनी घड़ी में बांध के नहीं चलते। ट्रिटिनियम के सॉल्ट्स होते हैं, ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है। बीटा पार्टिकल क्या होता है हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर इससे अंधेरे में वो फ्लोरिसेंस, चमक पैदा करता है। ड्यूटीरियम न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं आप आगे चल के पढ़ेंगे। ड्यूटीरियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर, लिख देता हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है इसका, ड्यूटीरियम का। अब जैसे कार्बन है, कार्बन में 6 12 भी होता है, कार्बन में 6 13 भी होता है, कार्बन में 6। तो आप बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने। ध्यान दो, इसमें देखो प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, 8 फंस गए। अच्छा, प्रोटॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन कितने, 6, न्यूट्रॉन कितने। 8 यानी कि इन तीनों के पास सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन, और सेम क्या है, पर इन तीनों के पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट। यानी कि आइसोटोप की पहचान किससे होती है, उसके न्यूट्रॉन से, क्योंकि आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं। अच्छा, आइसोटोप का मास नंबर, एटॉमिक मास सेम होगा डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास तो डिफरेंट ही है ना, मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के होते हैं, तो इसका एटॉमिक मास सबका अलग होगा नहीं होगा, बोलो बच्चों। इसका एटॉमिक मास 12U होगा, इसका एटॉमिक मास 13U बताया था ना, यूनिफाइड मास। इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 14U होगा। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात। अच्छा, ऐसे सभी के होते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 1735 भी होता है, क्लोरीन 17। आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या बनती है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। देखो ना, एटम है ना, सेम एलिमेंट क्या एटम है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच आर हैविंग क्या, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ये सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ये कर लो डेफिनेशन। विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक, वो ज्यादा सही रहेगा। विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बस एक बात ध्यान रखना आइसोटोप्स में, देखो एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, हरकतें, एटम जब रिएक्ट करता है, जैसे मान लो ये एटम है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम है, ये इसके, तो जब एटम हरकतें करेगा केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सेदारी कौन लेंगे, इलेक्ट्रॉन हिस्सेदारी लेंगे। अब बताओ इन तीनों में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अच्छा क्लोरीन के दोनों आइसोटोप, इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हिस्सेदारी तो इलेक्ट्रॉन की होती है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो जानी है इनकी,
सेम हरकतें करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लूज। इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 4, इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी 4, इसकी भी वैलेंसी कितनी होनी है 4, वैलेंसी तो सेम ही होनी है। अब क्लोरीन 1735 है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, 281 होगा ना, 287 होगा, तो 287 कैसे कंप्लीट हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ये भी क्या होगा 287 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके, तो दोनों की वैलेंसी कितनी होनी है, 1 तो दोनों की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई 1, दोनों की भूख कितनी हो गई 1, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो गई सेम। तो आइसोटोप्स, ये डेफिनेशन किसके लिखे अपने आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स आर हैविंग सेम केमिकल बट डिफरेंट, डिफरेंट क्या होती है मेरे बच्चों, इनकी फिजिकल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। देखो ना फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मास से डिसाइड होती है, ठीक है ना। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मास में तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। अगर मैंने इन दोनों बच्चों में अंतर देखना, क्या देखूँ सबसे पहले इनका मास कितना है। आप क्लास में सभी बच्चों का वजन तुलवा लो, सबका वजन सेम आएगा डिफरेंट आएगा, डिफरेंट ही आएगा। दो भाई हों, दोनों की हरकतें सेम हो, पर उन दोनों की शक्ल तो अलग होगी, दोनों का वजन तो अलग होगा, चाहे हरकतें सेम है। तो एटम जो आइसोटोप्स के होते हैं उनकी हरकतें सेम होती हैं, केमिकल नेचर सेम होती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी उनकी, यानी कि उनका मास, उनकी डेंसिटी, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लगभग सेम ही होना है। तो हैविंग डिफरेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, पर उनकी क्या डिफरेंट होती हैं बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज पूछूं मैं आपसे, अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है और इसमें C612 भी है, इसमें C614 भी है, C613 भी है इसमें कार्बन, ओनली कार्बन, विल इट कंसिडर एज प्योर और मिक्सचर, इसको प्योर मानूंगा मिक्सचर मानूंगा, इसमें सिर्फ कार्बन एटम है, इसमें सिर्फ कार्बन एटम है और कुछ नहीं है, कार्बन एटम है, पर कार्बन के कुछ 12 वाले हैं, कार्बन के कुछ 13 वाले हैं, कार्बन के कुछ 14 वाले। प्योर मानूंगा मिक्सचर मानूंगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, क्या मानूंगा, प्योर मिक्सचर, प्योर प्योर, सब प्योर कह रहे हैं, मिक्सचर होगा ये। प्योर चीज तब होती है जब एक जैसी कंस्टिट्यूएंट्स हो, एक जैसी एंटिटीज हो उसके अंदर। प्योर तब होता है जब सारे C12 वाले होते, प्योर तब होता है जब सारे C614 वाले सारे होते। पर इसमें तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर सॉरी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, पर तीनों की क्या अलग है, तो मिक्सचर हो गया नहीं हो गया। अगर सिर्फ इसमें C612 होता तो प्योर होता, अगर मेरे पास इस ट्यूब में सिर्फ H11 होता, सिर्फ H11 तो प्योर होता, पर H11 H12 H13 भी है, तो फिर क्या कहलाता मैं, मिक्सचर शब्द बोलता नहीं बोलता मैं। तो आप तो प्योर मिक्सचर पढ़ के, अब आप लोगों को जवाब दे देना चाहिए था। समझ आ गई बात बच्चे, क्लियर है। हाँ, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है आइसोटोप्स की, देखो जो आइसोटोप होता है ना एक ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है 235, ये कहां यूज होता है, यूज एज फ्यूल, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। तो जितने भी न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाते हैं यूरेनियम 235 उनको चाहिए होता है। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी कि भी एक देश में से यूरेनियम 235 चोरी हो गया था, सोचो कितना बड़ा नुकसान कर सकता है वो, क्योंकि यूरेनियम 235 कहाँ इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर बम बनाने में। तो मतलब कोई भी ऐसा कोई इसको चुरा के कोई भी बम बना के तबाही कर सकता है। एक न्यूक्लियर बम पूरा शहर उड़ा सकता है, पूरा शहर। आपने सुना होगा हिरोशिमा नागासाकी पे भी एक न्यूक्लियर बम गिरा गया था, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियर बम एक शहर उड़ा सकता है, इसलिए न्यूक्लियर वॉर तो मैं कहता हूँ होनी ही नहीं चाहिए। आप देखो पूरी दुनिया ने क्या एग्रीमेंट कर रखा है कि हम न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे। हालांकि कभी कभी किसी देश को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मैं न्यूक्लियर बम फेंक दूंगा तेरे पे। अभी लड़ाई चल रही है ना, रशिया यूक्रेन वगैरह की लड़ाई चल रही, कहते हैं मैं पंगेबाजी लेकर मैं तेरा न्यूक्लियर बम फेंक दूंगा तेरे पे। तो किसी को डराने के लिए यही होता नहीं। तो
ये ना ही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे जनरेशन खराब हो जाती है। मतलब जो बच जाते हैं उनकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन कहते हैं इसको, जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन से एबनॉर्मल प्रोटीन बनते हैं। प्रोटीन हार्मोन भी होते हैं, प्रोटीन एंजाइम भी होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर भी होते हैं, प्रोटीन हार्मोन एंजाइम रिसेप्टर एंटीबॉडी भी होते हैं। तो अगर मान लो मेरी बॉडी में उन रेडिएशन से मेरे डीएनए में चेंज आ गया, मेरे डीएनए में चेंज आ गया, तो उस डीएनए से प्रोटीन बनते हैं। तो डीएनए से जो प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन सही बनेंगे गलत बनेंगे? तो हार्मोन खराब बनेंगे, तो मुझे हार्मोनल बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो फिर मेरे बाद जो अगली जनरेशन आएगी, डीएनए जो होता है ना सेम ट्रांसफर होता है, फादर मदर का डीएनए बच्चों में ट्रांसफर होता है, राइट। तो फिर वही डीएनए बच्चों में जाएगा, वही डीएनए बच्चों में जाएगा, तो बच्चों में वही बीमारियां होंगी। फिर वही डीएनए उनकी आगे जनरेशन पैदा होगी तो उनमें जाएगा, उनमें बीमारियां पैदा होंगी। तो डीएनए में चेंज आने से आने वाली सारी जनरेशन खराब हो सकती हैं और अपाहिज पैदा हो सकती हैं। आप कभी देखना इंटरनेट पे गूगल सर्च करते हो तो एक चीज़ और सर्च करना कि जो हिरोशिमा नागासाकी के विक्टिम्स हैं, आप उनकी फोटोज देखना, आपके होश उड़ जाएंगे उन लोगों की क्या हालत है, वो कैसे अपाहिज बच्चे हैं वो, और आने वाली जनरेशन उनकी अपाहिज ही होनी है, एबनॉर्मल ही होनी है। तो एक जनरेशन नहीं तबाह होती न्यूक्लियर वॉर से, न्यूक्लियर वॉर से ना जाने कितनी जनरेशंस खराब हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं बच्चे, ठीक है। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हैं? सर कभी चीज ठीक नहीं हो सकती, जनरेशन प्रॉब्लम नहीं चीज हो सकती, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास है, पर अभी इसका सफल इलाज नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और सिखाता हूँ, ये मत सोचना कि म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब डीएनए के जीन्स की शफलिंग जो हो जाती है उसको म्यूटेशन कहते हैं। ये मत सोचना म्यूटेशन सिर्फ रेडिएशन से होती है, नहीं, म्यूटेशन केमिकल से भी होती है। जो हमारे जीवन में केमिकल का बहुत यूज़ हो गया ना, हम केमिकल को कितना यूज़ करते हैं, तो म्यूटेशन केमिकल भी करते हैं, म्यूटेशन पोल्यूशन भी करता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना सिर्फ म्यूटेशन जो है सिर्फ आपको रेडिएशंस देती हैं, म्यूटेशन कुछ भी कर सकते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल भी, आप कहेंगे सर हम केमिकल कहाँ यूज़ करते हैं? हमारे घर में जो फल सब्जियाँ आती हैं वो केमिकल से बन के आती हैं, पेस्टिसाइड से बन के आती हैं, ठीक है ना। हम प्लास्टिक की चीज़ों में खाना पैक करके खा लेते हैं, प्लास्टिक में ही लोग दाल मखनी पैक करके घर ले आते हैं, उस प्लास्टिक के कंपोनेंट्स दाल में नहीं आएंगे। लोग प्लास्टिक की थैली में चाय पैक करके ले जाते हैं, क्या प्लास्टिक के केमिकल चाय में नहीं आएंगे? बच्चा गया बाहर जाके प्लास्टिक की थैली में चाउमीन उठा के ले आता है, तो चाउमीन जब गर्म है तो गरम गरम चाउमीन प्लास्टिक को मेल्ट करेगी, वही मेल्ट होकर खाने में आएगा, वही खाना मजे से खाओगे नहीं खाओगे, दिक्कत होगी नहीं होगी। तो ये केमिकल का लाइफ में जीवन में इस्तेमाल है। अब बच्चा छोले भटूरे लेके आया, छोले डाल दिए उसने, उसमें किसमें प्लास्टिक वाली पन्नी में डालते नहीं, कितनी पतली प्लास्टिक वाली पन्नी होती है, आपको क्या लगता है सही होती है? या आप खाना मंगाते हैं, होम डिलीवरी मंगाते हैं कि भाई दाल मखनी दे जा, शाही पनीर दे जा, वो प्लास्टिक की डिब्बियों में डाल देते हैं, वो प्लास्टिक की डिब्बियाँ अच्छी थोड़ा ना होती है, वो भी हार्मफुल होती है। गाय को भैंसों को इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा दें, वो भी केमिकल हमारी बॉडी में आता है, अच्छा थोड़ा ना वो। आप वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन में इंजेक्शंस लगाते हैं एरिथ्रोसिन बी के ताकि वो लाल हो जाए, और वही लाल तरबूज हम बड़े खुश होकर खाते हैं, पर पता चलता है कि उसने तरबूज वाले ने सुबह सुबह उठ के उसमें क्या लगाए हैं, इंजेक्शन किसके, एरिथ्रोसिन बी के, ताकि तरबूज क्या हो जाए, लाल हो जाए। आपको सर लाल क्यों करते हैं? लाल हमारी वजह से करते हैं, क्योंकि हम उनसे तरबूज लेते हुए उनको क्या धमकी देते हैं, भाई लाल नहीं निकला तेरे को तरबूज वापस कर दूंगा। तरबूज वाला कहता है ठीक है बाबूजी, वो हमसे ज़्यादा चालाक है, उसने सुबह सुबह उठ के उसमें क्या लगाए हैं, इंजेक्शन किसके, एरिथ्रोसिन बी के, लाल रंग की डाई होती है, वो उसको पता है लाल निकलेगा निकलेगा, लो बाबूजी काट के दिखाऊं, नहीं निकला लाल तो मेरा तरबूज, आप कहते हैं काट के दिखाओ, लाल निकलता, ले दे दे भाई दे दे, मैं बच्चों को खिलाऊंगा। वो एरिथ्रोसिन बी खिला रहे हो बच्चों को, और एरिथ्रोसिन बी किन के लिए हार्मफुल होती है, छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती है, खा रहे हैं लोग। तो केमिकल्स, दालें बन रही हैं केमिकल से बन रही हैं, फल बन रहे हैं केमिकल से बन रहे हैं, बैंगन इतने पेस्टिसाइड्स बन के बैंगन मार्केट में आता है, आम इतने पेस्टिसाइड्स बनते हैं तो बचता है मार्केट में बिकता है। तो केमिकल भी हमारी लाइफ में क्या कर सकता है मेरे बच्चों, म्यूटेशन कर सकता है। आप लंच बॉक्स ले जाते हो, उसी लंच बॉक्स में गरम गरम सब्जी मम्मी डाल के देती है, गरम गरम दाल डाल के देती है, वो लंच बॉक्स आपको क्या पता अच्छी क्वालिटी का है बेकार क्वालिटी का है, उसी का केमिकल आपके उसमें आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कभी भी जो आप खाना लेके आते हो पैक्ड मार्केट से, कभी भी किसमें नहीं लेके आना, प्लास्टिक की पन्नी में तो बिल्कुल नहीं लेके आना। अपने घर से बर्तन लेके जाओ, उसको क्या भैया इसमें डाल के दियो,
घर से बर्तन ले जाओ अपना स्टील का, तो भैया इसमें डाल के दियो, मुझे खुद ही चाहिए तेरी पन्नी का माल। गरम गरम वो आएगी पन्नी में, पन्नी इतनी पतली होती है, पन्नी का कमाल केमिकल किस में आएगा? दाल सब्जी या जो नूडल लेके आ रहा है बच्चा, कुछ भी भाई खाएगा बच्चा, बीमार होगा नहीं होगा। और आप लोगों को पैक्ड फूड खाने की आदत है नहीं है? गए बाजार ये चॉकलेट, गए बाजार ये चिप्स, गए बाजार ये मैगी, गए बाजार कोई टॉफी उठा के ले आए, इनमें सब में क्या डाला हुआ है? केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स। स्क्वैश में प्रिजर्वेटिव, जैम में प्रिजर्वेटिव, पिकल में प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव क्या है? केमिकल्स। समझ में आ रही है? तो सबसे अच्छा खाना कौन सा होता है भैया? घर का। घर का खाना सबसे अच्छा होता है। अगर आप घर में हो तो केवल घर का खाना खाओ, मजबूरी में बाहर घूम रहे हो तो ठीक है बाहर खा लो, अदरवाइज घर का खाना सबसे अच्छा होता है। आ जाओ, तो यूरेनियम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में। दूसरा, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। कौन सा कोबाल्ट? कोबाल्ट 60 होता है। कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, किसका ट्रीटमेंट होता है इससे? कैंसर का ट्रीटमेंट होता है कोबाल्ट 60 का। आपने कभी कोई कैंसर का पेशेंट देखा है? 1 2 3 देखा है? कभी कैंसर के पेशेंट से मिले हो? कभी लाइफ में कोई ऐसा रिश्तेदार हो जिसको कैंसर हुआ हो? कौन मिला आपको? कैंसर था उनको, मेरे फादर को कैंसर था। ठीक है, तो कैंसर में क्या होता है बच्चों? कैंसर में 3 तरह के इलाज होते हैं। मान लो मेरे इस हिस्से में कैंसर हो गया, मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे इस हिस्से में कैंसर हो गया, तो पहला इलाज तो ये होगा कि इस हाथ को काट के फेंक दो। अगर मेरे लिए ज़रूरी नहीं है तो हाथ को काट के फेंक देते हैं, सर्जरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मान लो मेरी 2 किडनी है, एक किडनी में कैंसर हो गया, तो डॉक्टर को लगता है एक किडनी से चल जाएगा इसका काम, इसकी किडनी उठा के निकाल दो। इसको क्या कहते हैं? सर्जरी। क्या कहते हैं इसको? सर्जरी। कई बार कैंसर ऐसे ऑर्गन में होता है जिसको उठा के नहीं फेंक सकते, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। लंग्स को उठा के फेंक देंगे क्या? कई ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसमें उसको काट के, यानी कि उसकी क्या नहीं हो सकती। मान लो किसी की जीभ में ओरल कैंसर हो गया तो उसकी जीभ थोड़ा ना काट देंगे, गले में कैंसर हो गया गला थोड़ा ना काट देंगे। तो फिर उसमें 2 इलाज होते हैं। तो एक होती है रेडिएशन, रेडियोथेरेपी कहते हैं उसको। तो मान लो मेरे इस हिस्से पे रेडिएशन फेंकेंगे तो उधर कोबाल्ट 60 होगा, कोबाल्ट 60 की रेस आएंगी और मेरे कैंसर के सेल को मार देंगी, कैंसर के सेल को मार देंगी। हालांकि वो मेरे आसपास अच्छे सेल को भी मार देंगी, जो अच्छे सेल होंगे वो भी मर जाएंगे, पर बदमाश सेल जो होंगे, कैंसर वाले सेल जो होते हैं बदमाश सेल होते हैं, उनको भी मार देंगे। तो रेडिएशन, इसको क्या कहते हैं? रेडियोथेरेपी, आरटी। मेरे फादर को जो कैंसर था तो उनकी टंग में था, उनके गले में था, तो उनको रेडिएशन फेंकते थे। तो जब उनको रेडिएशन फेंकते थे तो उनका ये वाला हिस्सा पूरा काला हो गया था। काला क्यों हो गया था? क्योंकि कैंसर के सेल तो मरे ही मरे होंगे, पर आसपास जो अच्छे सेल थे वो भी मर गए। तो जब स्किन के सेल मर जाएंगे तो स्किन काली हो जाएगी। ठीक है, तो देखा था ना आपने, ऐसा हुआ था। ठीक है बच्चों, तो तीसरा इलाज होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होते हैं केमिकल, इंजेक्शन देते हैं, केमिकल। कीमो सुना ना, इसकी कीमो होती है। जैसे आपने सुना युवराज सिंह को कैंसर हो, उसकी कीमो हो गई, तो इंजेक्शन देते हैं, वो केमिकल बॉडी में जाता है, कैंसर के सेल को पकड़ के मारता है। तो कैंसर के 3 इलाज होते हैं। कौन कौन से? रेडिएशन, कीमो एंड सर्जरी। ये बताओ कोबाल्ट क्या कर रहा है? रेडिएशन, कीमो, सर्जरी। ये रेडिएशन, रेडियोथेरेपी कर रहा है। तो आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट 60 यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। समझा गया? कैंसर के सेल को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। रेडियोथेरेपी कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये रेडियो एक्टिव होता है, ये रेस फेंकता है और कैंसर के सेल को जाके मार देता है, सीधा जाके मारता है, ठार मारेगा उसको। ठीक है, जैसे मान लो एक भीड़ में 100 लोग आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो इधर से पुलिस वाले गोली चलाएंगे अंधाधुंध। ठीक है, कि उनको मारो। जब उनको मारने के लिए चलाएंगे तो आसपास के जो थोड़े शरीफ लोग खड़े होंगे उनको भी गोली लग सकती है। तो ऐसे ही अंधाधुंध कोबाल्ट 60 की रेस आती है, किनको मारती है? वो कैंसर के सेल को, पर इस दौरान अच्छे और शरीफ सेल भी मर जाते हैं। बॉडी की टेंडेंसी होती है बॉडी दोबारा बना लेगी सेल को, बॉडी दोबारा सेल को बना लेगी, पर वो बदमाश सेल तो मर गए। ठीक है, ठीक है बच्चे, आ जाओ। तीसरा, आइसोटोप ऑफ आयोडीन। आयोडीन का एक आइसोटोप होता है I-131।
कहाँ यूज होता है? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर हिंदी में कहते हैं गलघोटू। हिंदी में क्या कहते हैं? गलघोटू। इंग्लिश में, इंग्लिश के शब्द अच्छे लगते हैं ना। गोइटर क्या बीमारी है? हिंदी में कोई कहे मेरे को गलघोटू हो गया, क्योंकि बड़ी गंदी बीमारी होगी, मेरे को गोइटर हो गया, अच्छी बीमारी लग रही है कोई आपको। तो हिंदी और इंग्लिश के शब्द ऐसे होते हैं, कोई बात नहीं। गोइटर में क्या होता है? गला ऐसा होता है, गला ऐसे इतना बड़ा होता है गला। क्या कहते हैं इसको? गूगल पे जाकर सर्च करना, गोइटर डिसीज में गला कैसे होता है? ऐसे गला मोटा होता है, इसको क्या कहते हैं? गलघोटू। हिंदी में गलघोटू। और इसका इलाज कैसे करते हैं? आयोडीन 131 आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। हालांकि मैंने आपको बताया H11 का भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल? सॉरी, H12 का भी इस्तेमाल करते हैं। कहाँ करते हैं H12 का इस्तेमाल? इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करता है, तो इट इज आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू अब्सॉर्ब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स? आपको आगे चल के पता चलेगा। तो आइसोटोप क्लियर है? बोलो। पर बच्चा कहता है सर इनका फिर मास कैसे निकालेंगे? इनका मास निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। जैसे ये 35 और 37 है, दे आर फाउंड इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी कि 35 वाला 3 गुना है 37 के मुकाबले। 3:1 रेशियो समझते हो ना? तो 37 वाला अगर 1 है तो 35 के कितने मिलेंगे? 3। यानी कि अगर मेरे पास इस ट्यूब में 35 का 1 है, 37 का 1 है, तो 35 वाले कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। समझ में आ गई बात? 3 गुना मिलेंगे। अगर मेरे पास 25 है 37 वाले, तो 75 क्या मिलेंगे? 35 वाले। 3:1। तो इसमें एवरेज मास निकालते हैं। तो फिर ऐसे आइटम का क्या लिया जाता है? एवरेज एटॉमिक। तो आपसे पूछा जाए एवरेज एटॉमिक मास किन आइटम का लिया जाता है, जवाब क्या दोगे? एवरेज एटॉमिक मास इज टेकन फॉर दोस एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म। क्या लिखोगे? ये जब नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चन लिख लेना। एवरेज एटॉमिक मास इज टेकन फॉर दोस एलिमेंट्स which exist in आइसोटोपिक फॉर्म। उनका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। कैसे लेते हैं जरा देखो। 35 को मल्टीप्लाई करो 3 से। 35 को किससे मल्टीप्लाई किया? अब 37 को मल्टीप्लाई करो किससे? 37 को किससे मल्टीप्लाई करो? डिवाइड कर दो 3+1 टोटल रेशियो से। 3+, तो इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 पॉइंट यू तो आपको पता है यूनिफाइड मास होता है। बोलो बच्चे, समझ में आया कैसे करना है? पर कभी कभी ना, जैसे 11th में जाओगे तो 3:1 की जगह पता क्या लिखा होगा? 75% एंड 25%। वो भी तो 3:1 ही हो गया। उसको कैसे करते हैं देखो, परसेंटेज में कैसे करोगे आप? घर में जब नोट्स बनाओगे ना, परसेंटेज वाला न्यूमेरिकल भी करना। कैसे होगा? 75% और ये 25% लिखना। तो 75 को मल्टीप्लाई करना किससे? तो 35 इंटू 75। 25 को मल्टीप्लाई करना किससे? 37 इंटू 25। डिवाइड कर देना 75 प्लस 25। तो डिवाइड कर देना 75 प्लस, तब भी सेम आना है, 35.5 आना है। और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कराता हूं, जैसे बोरोन 10 और बोरोन 11 दो आइसोटोप होते हैं। ये 1:4 रेशियो में होते हैं। 1:, यानी कि बोरोन 10 अगर 1 है तो बोरोन 11 के कितने होंगे? 4। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? एवरेज, बोलो क्या होगा? 10 इंटू 1 प्लस 11 इंटू डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो आंसर आ जाएगा 10.8 यू। और अगर एक परसेंटेज में दिया होता तो कैसे करते? परसेंटेज में दिया होता ऐसे करते, देखो ऐसे B10 और B11 की परसेंटेज दी होती 20% एंड 80%। तो कैसे करते? 20 इंटू 10 प्लस 80 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 80, 100। तो आंसर तब भी क्या आया था? 10.8 यू। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालना समझ में आ गया? फॉर व्हाट काइंड ऑफ एटम वी टेक एवरेज एटॉमिक मास? दोस एटम व्हिच एग्जिस्ट इन आइसोटोपिक फॉर्म। पॉज करो।